हरियाणा से थोड़ी दूर एक गांव है, उसका नाम है भनेरा। एक ऐसा गांव जहां हर पूर्णिमा की रात ढोल बजते हैं, बारात निकलती है, कुछ डरावना सा होता है। गांव की सुनसान गलियां, जूनती लाल रोशनी, खिड़कियां बंद, दरवाजे चुप। लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ हवा नहीं चलती, यहाँ ढोल नगारे के साथ किसी की अधूरी बारात भी निकलती है। ये कहानी शुरू होती है एक दुल्हन से। नाम था उसका फूलमती। कई सालों पहले गांव में फूलमती की शादी हो रही थी। शादी एक पैसे वाले खानदान में तय हुई। हल्दी की रस्म चल रही है, हंसी खुशी का माहौल। फूलमती के चेहरे पे सपनों की चमक थी। बारात आती है, दूल्हे के घर वाले आते ही अपनी दहेज की मांगे रखने लगते हैं। सोना कहाँ है, कार कहाँ है। फूलमती के पिता हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं कि हमसे जो बन पड़ा वो लाए हैं, आप समझिए, हमारी इज्जत रख लीजिए। लेकिन दूल्हे वाले नहीं माने और चिल्ला के सबके सामने कह दिए कि इज्जत से पेट नहीं भरता, दहेज दो। फूलमती की आंखों से चमक गायब हो गई। मंडप में वो चुप बैठी है, डर उसके अंदर बोल रहा हो। शादी पूरी हुई, लेकिन फूलमती की किस्मत वहीं खत्म हो चुकी थी। सुहाग रात की रात दूल्हा और उसके भाई फूलमती को गालियां देते हैं, उसे घसीटा जाता है और फिर उसके शादी के जोड़े के साथ उसे भी जला देते हैं। फूलमती खून में लथपथ जलती हुई उन्हें श्राप देती है, जिस जोड़े में लाए थे अब हर साल उसी में लौटोगे, तुम सब लाश बनकर। उस रात के बाद पूरा परिवार गायब। ना लाशें मिली, ना चिता जली। तभी से हर पूर्णिमा की रात भनेरा गांव में लाल जोड़े में एक दुल्हन आती है और जिसने कभी किसी औरत पे अत्याचार किया हो उसे वो मार डालती है और जिंदा लाश जैसे बारात में वो लोग जुट जाते हैं। अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल स्पूकी स्पूकी फ्राइडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट में लिखें कि आप आगे कौन सी कहानी देखना चाहेंगे। आज का दिन पूर्णिमा की रात सुरेंद्र नाम का आदमी गांव आता है जमीन देखने। कहने को एजेंट था पर घर में बीवी पे हाथ उठाने वाला, और गांव वालों से कहता औरत को मार के ही सीधा करो। लेकिन उसे नहीं पता था कि भनेरा उसे उसकी मौत लेके आई है। रात बहुत हो चुकी थी तो उसने सोचा आज की रात हवेली में ही रुक जाता हूं और सवेरे जल्दी घर के लिए चला जाऊंगा। पर जैसे ही रात गहरी हुई, अचानक दूर से ढोल की आवाज आई। उसने बाहर जाके देखा तो उससे एक लाल बारात दिखती है। वो उस बारात के पास जाता है और देखता है लाल रोशनी, ढोलक, घुंघरू और एक दुल्हन जिसके आंखों में आग थी। दुल्हन बोली, तेरे हाथों ने किसी की जिंदगी बनाने की जगह उससे तोड़ दिया, अब मेरी बारात में तेरा नंबर है। अचानक वहां जैसे भूकंप आता है और सब कुछ उथल पुथल हो जाता है और फिर एक गहरा सन्नाटा। ना दुल्हन, ना सुरेंद्र और ना बारात, बस सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। अगली सुबह हवेली में पड़ी थी एक आधी जली शेरवानी, खून से सना साफा और एक फोटो फ्रेम जिसमें सुरेंद्र दूल्हे की तरह बैठा था, पर आंखें जैसे जिंदा हो।
2 महीने बीत चुके थे। कॉलेज के 4 दोस्त रोड ट्रिप पे निकलते हैं और एक ढाबे पे रुक के खाना खाते हैं और वहां उन्हें वो आलीशान हवेली दिखती है। उन्होंने सोचा चलो रात यही गुजारते हैं और वो हवेली की तरफ चल पड़े। विपिन दिखने में सीधा था पर दिल से बहुत बड़ा झूठा और मक्कार था। उसने एक छोटी शहर की लड़की के साथ मोहब्बत जताई, उसे शादी के सपने दिखाए और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वो लड़की गर्भवती हुई तब विपिन ने कहा, तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है, भूल जा मुझे। बस ये बोल के विपिन उसकी दुनिया से दूर चला गया। लड़की ये सब सहन नहीं कर पाई। वो लड़की एक दिन हॉस्टल की छत से कूद गई और टेबल पे रख गई सिर्फ एक डायरी जिसमें लिखा था, मैं सिर्फ प्यार चाहती थी, उसने तो मेरी रूह भी छीन ली। ऐसा था विपिन असली जीवन में न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की थी। लेकिन पूर्णिमा की रात, फूलमती ने उसका नाम भी याद रखा था। उस रात विपिन ने देखा किसी की शादी चल रही थी। उसने सोचा चलते हैं, देख के आते हैं, और वो उस तरफ चल पड़ा। जंगल की ओर से आवाज आई और एक रोशनी में दुल्हन घूंघट में नाच रही थी और ढोल में नाम बजा, विपिन विपिन। और फिर वही हुआ, वहां भूकंप आता है और सब कुछ उथल पुथल हो जाता है और फिर एक घनघोर सन्नाटा। न दुल्हन, न विपिन और न बारात, बस सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। अगले दिन उसके दोस्तों को गांव में विपिन की सिर्फ हेलमेट मिली और एक शादी का कार्ड जिसमें लिखा था, दूल्हा विपिन शर्मा। आज भी हर पूर्णिमा रात भनेरा के जंगल में लाल रोशनी जलती है और एक डोली तैयार होती है सिर्फ उनके लिए जो किसी औरत की मेहंदी में आंसू मिला के छूप गए थे। ये बारात चलती रहती है हर पूर्णिमा और एक नया दूल्हा जुड़ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल स्पूकी स्पूकी फ्राइडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट में लिखें कि आप आगे कौन सी कहानी देखना चाहेंगे। ए जी, दरवाजा खोलो। अरे ये तो मेरी पत्नी की आवाज है, पर वो तो मायके गई हुई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? आता हूं, 1 मिनट। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और आना ही था तो मुझे बुला लेती, मैं लेने आ जाता। तुम्हें पता है ना रात में कितना खतरा होता है। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बहुत पहले की बात है, बंगाल के एक गांव में निशी डाक नाम की एक चुड़ैल ने अपना कहर ढहा रखा था। वो चुड़ैल रात में आती थी और लोगों के दरवाजे पर दस्तक के साथ उनके किसी जानने वाले की आवाज में पुकारती थी। अगर कोई पहली या दूसरी आवाज में दरवाजा खोल देता था तो वो उसे मार देती थी। हे भगवान, ये क्या मजबूरी है कि मैं यहाँ अकेली और मेरा बच्चा वहाँ शहर में मजदूरी कर रहा है। मैं वहाँ होती तो उसे गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाती, पर उसने मुझे यहाँ रख छोड़ा है। अब जाने कब आएगा। आंखें तरस गई है उसको देखने को। विमला का बेटा तन्मय शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। विमला के दिन अपने बेटे के इंतजार में ही कट रहे थे। ऐसे ही एक रात जब वो बैठी खाना बना रही थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई, माँ मैं आ गया, दरवाजा खोलो। ये सुनकर विमला खुशी से फूली ना समाई और दरवाजे की तरफ भागी। वो अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी उसे ध्यान आया
कि ये निशी डाक भी तो हो सकती है। उसका बेटा भला इतनी रात में क्यों आएगा? ये पक्का निशी डाक है, क्योंकि तन्मय इतनी रात में नहीं आ सकता। माँ, जल्दी दरवाजा खोलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने बेटे की आवाज सुनकर विमला का दिल पसीज रहा था, पर उसने तीसरी आवाज का इंतजार किया। पर इस बार आवाज तन्मय के बोलने की नहीं, उसकी चीख की आई। उसकी चीख सुनकर विमला से रहा नहीं गया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसे अपनी आंखों के सामने जो नजारा दिखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि निशी डाक तन्मय की गर्दन से उसका खून पी रही थी और उसका खून पीकर वो वहां से एक पल में गायब हो गई। तन्मय! जब विमला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके आसपास भीड़ लगी हुई है और उसके बगल में तन्मय की लाश पड़ी है। हे भगवान, पहली बार आवाज पर दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में रही तो मेरा बेटा चला गया। मैं इस निशी डाक को छोड़ूंगी नहीं। शांत हो जाओ अम्मा। तन्मय! तन्मय का अंतिम संस्कार किया जाता है और विमला उसकी चिता की अग्नि को साक्षी मानकर यह कसम खाती है कि वो निशी डाक को खत्म करके रहेगी। उसी दौरान वहां एक दिन एक साधु आते हैं और लोगों से रुकने की जगह मांगते हैं। तब विमला उन्हें अपने घर में आश्रय देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक साधु की मदद करना तो हर मनुष्य का धर्म है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे गांव में एक निशी डाक नाम की चुड़ैल है, जो रात में आती है और हमारे जानने वालों की आवाज में हमें बुलाती है। अच्छा है आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मेरा एक चेला रात में आने वाला है। अब वो लोग खाना खाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और आवाज आती है। गुरुजी, मैं आ गया, दरवाजा खोलिए। अभी दरवाजा मत खोलिएगा, वो 3 बार आवाज देगा, उसके बाद खोलिएगा। ये मेरा चेला नहीं है, ये निशी डाक ही है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने चेले वाली बात झूठ बोली थी। मेरा कोई चेला नहीं आने वाला है। ओह, इसका मतलब ये निशी डाक ही है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर विमला दरवाजा खोलने के लिए बढ़ती है, पर साधु उसे पकड़ लेता है और समझाता है कि वो उन्हें नहीं हरा पाएगी, उल्टा उसका शिकार बन जाएगी। निशी डाक 2 बार आवाज देकर आगे चली जाती है। अगली सुबह एक अजीब बात सुनने में आती है कि निशी डाक किसी औरत के घर पहुंची थी। उसने पहली आवाज में दरवाजा भी खोला, पर वो उसे मारे बिना ही चली गई। ऐसा कैसे हुआ? आप बच कैसे गई? वो दरअसल हुआ ये था कि मुझे लगता है वो मेरे हाथ में थमे आईने से डर गई। इसका मतलब है हमें निशी डाक की एक कमजोरी मिल गई है। इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके हम उसे मारेंगे। उस दिन वो सब लोग अपने अपने घरों के दरवाजे पर एक आईना लगा देते हैं ताकि वो निशी डाक से बच सके। अब जब रात होती है तो निशी डाक फिर से आती है। वो एक घर के पास पहुंचती है और वहां आईना देखकर आगे बढ़ जाती है। ऐसा ही जब हर घर पर होता है तो निशी डाक को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत तेज चीखती है। उसकी चीख से लोगों के घरों के दरवाजों पर लगे शीशे टूट जाते हैं। तब विमला एक शीशा उठाती है और घर से बाहर जाने लगती है। अरे आप कहां जा रही हैं? आज ये निशी डाक की आखिरी रात है, मैं उसे खत्म करके रहूंगी। विमला शीशा हाथ में लिए घर से बाहर निकल जाती है। उसी के पीछे साधु भी गंगा जल और शीशा लेकर घर से बाहर निकलता है। निशी डाक उन दोनों को देखकर उनकी तरफ बढ़ती है,
पर फिर शीशा देखकर रुक जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी विमला आवाज लगाती है, आप सब लोग शीशा लेकर बाहर आ जाइए, आज इस निशी डाक को खत्म करना है। विमला के ये कहते ही सब लोग आईने हाथ में लेकर बाहर आने लगते हैं और चारों तरफ से निशी डाक को घेर लेते हैं। निशी डाक अपना रूप बदलना शुरू करती है। कभी वो तन्मय बन जाती है तो कभी साधु, कभी विमला बन जाती है तो कभी सामने खड़ा आदमी। ये सब करके वो भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती। तभी एक आदमी लड़खड़ा कर गिर पड़ता है और निशी डाक को भागने का रास्ता मिल जाता है। निशी डाक वहां से निकलती है और रूप बदल लेती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोगों के शीशे भी गिरकर टूट जाते हैं। विमला और साधु चारों तरफ नजर घुमाते हैं पर निशी डाक तो रूप बदल चुकी थी। वो भला अब कहां मिलने वाली थी कि निशी डाक अब किसी पर भी हमला कर सकती है। तभी साधु अपना पुराना पैतरा इस्तेमाल करता है। अरे मेरा चेला कहाँ गया? मेरा चेला कहाँ गया? वो 16 साल का पतला सा लड़का था, किसी ने देखा? साधु के ये कहते ही आवाज आई, मैं यहाँ हूँ गुरुदेव। साधु ने सामने देखा तो एक 16 साल का पतला सा लड़का चलता हुआ आ रहा था। वो समझ गए कि यही निशी डाक है। उसने विमला को इशारा किया। विमला को भी पता था कि निशी डाक साधु का शिकार करने आ रही है, क्योंकि पिछली रात उससे कुछ हासिल नहीं हुआ था। लोग डरे सहमे इधर उधर देख रहे थे और निशी डाक साधु की तरफ बढ़ रही थी। वो साधु के पास पहुंची और उसने साधु को गले लगा लिया, पर इससे पहले कि वो साधु के गले में काट पाती, साधु ने रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी, जिससे वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और अपने असली रूप में आ गई। उसे पूरी तरह से काबू में करने के लिए साधु ने उस पर गंगा जल भी छिड़क दिया। तभी विमला गई और एक बड़ा सा चाकू लेकर आई और उस चाकू से उसने निशी डाक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या यार, तुम लोग मुझे जबरदस्ती हिल स्टेशन पर लेकर जा रहे हो? You know guys, I'm a beach person. ए, चुप रह, बड़ी आई बीच पर्सन। बाकी चारों को हिल स्टेशन जाना था, तू अकेली है बीच जाने वाली। 5 दोस्त मोहन, राजू, समीर, पूजा और नेहा एक ट्रिप पर हिमाचल जा रहे थे। पूजा को छोड़कर सब बहुत खुश थे, क्योंकि पूजा को पहाड़ कुछ खास पसंद नहीं थे। वहां पहुंचकर उन्हें एक आलीशान होटल मिलता है, जो किसी पुराने महल जैसा दिखता है। वाओ, क्या होटल है! मुझे इस होटल से कुछ अजीब सी नेगेटिव वाइब आ रही है। तू तो रहने ही दे पूजा, तुझे तो पूरे हिमाचल से ही नेगेटिव वाइब आएगी। अरे तू क्यों उसकी टांग खींचता रहता है? चलो चेक इन करते हैं। वो लोग होटल के अंदर पहुंचते हैं। होटल का वातावरण बेहद शांत और रहस्यमयी था, लेकिन तभी होटल का स्टाफ उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है, तो उन लोगों को थोड़ा सही लगता है। वो लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और फिर उनको डिनर के लिए बुलाया जाता है। डिनर तो बहुत अच्छा है यहाँ का। ये बात तो सच है, इट्स डिलीशियस। ये लीजिए होटल की स्पेशलिटी स्मूदी। थैंक यू सो मच। वो स्मूदी सबने ले तो ली, लेकिन मोहन ने वो पी नहीं। बहुत ठंडी है ये, मैं नहीं पीऊंगा। किसी और को एक्स्ट्रा चाहिए? हाँ ला, मुझे दे दे। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। पूजा अपने कमरे में अकेली थी और उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये होटल वाकई अजीब है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटती है, उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो तुरंत उठकर चारों तरफ देखती है, पर कोई नहीं होता। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे कमरे के एक कोने में एक साया दिखाई देता है। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पूजा के होंठ कांपने लगते हैं।
वो साया और करीब आ जाता है। पूजा डर के मारे बिस्तर में घुस जाती है और कंबल अपने सिर तक खींच लेती है। कमरे के हर कोने से उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बेड के नीचे घुस गया है। दूसरी तरफ राजू भी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसे ऐसा लगता है कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आ रही हैं। वो बिस्तर से उठकर दीवारों को गौर से देखता है। सब कुछ नॉर्मल था, पर अचानक कमरे में रखी अलमारी के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये क्या हो रहा है? अलमारी में कोई है क्या? राजू पसीने में लथपथ हो जाता है और अलमारी की तरफ बढ़ता है। दरवाजे के खटखटाने की आवाज और तेज हो जाती है। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, पर वहाँ कुछ नहीं था। वो बिस्तर पर वापस जाकर खुद को कंबल में लपेट लेता है। ये सब बस भ्रम है। सो जा राजू, सो जा। उधर समीर भी अपने कमरे में गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। आवाजें अजीब और डरावनी थी, जैसे कोई बहुत करीब आकर बोल रहा हो, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। क्या हो रहा है? कौन इतनी रात में बातें कर रहा है? तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे सीलिंग फैन उसके ऊपर आ गिरा है। वो घबराकर उठ बैठता है, लेकिन वहाँ कोई पंखा नहीं था। अरे हाँ, ये तो हिल स्टेशन है। यहाँ पंखा कैसे हो सकता है? फिर मुझे क्या दिख रहा था? समीर ने कंबल को खींचकर अपने सिर तक कर लिया। तभी अचानक उसका बिस्तर धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई उसके नीचे से धक्का दे रहा हो। कौन है यहाँ पर? कौन है यार? मजाक मत करो। उसके बोलते ही बिस्तर के हिलने की रफ्तार और बढ़ गई, और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज जैसे दीवारों के पार नहीं जा रही थी। बचाओ, कोई है, प्लीज। वो घबराकर उठ बैठा और बाहर की तरफ भागा, और इसी दौरान नेहा की नींद अचानक टूटी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। पहले तो उसे लगा कि शायद वो सपना देख रही है, लेकिन वो धब्बे धीरे धीरे बढ़ने लगे और पूरे कमरे में खून फैल गया, उसके बिस्तर पर भी। ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में इतना खून कहाँ से आ गया? खून की गंध इतनी तेज थी कि नेहा को उल्टी होने लगी। वो बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाजा जाम हो चुका था। कोई मेरी मदद करो! तभी उसके पैर फिसल गए और वो खून में गिर पड़ी। उसकी पूरी ड्रेस खून से लथपथ हो गई और उसे लगने लगा कि अब वो भी इस खून में डूब जाएगी। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थी, पर बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। वो जैसे तैसे उठती है और मोहन के कमरे की तरफ भागती है। तभी वो देखती है कि समीर, पूजा और राजू भी वहां पहुंच चुके हैं। उनके चेहरों पर भी घबराहट साफ झलक रही थी। मोहन उन चारों को देखकर हैरान रह गया। मोहन, मेरे कमरे में कोई साया था। वो यार, मेरे साथ भी बहुत अजीब हुआ। कोई मेरे बिस्तर के नीचे से आवाजें निकाल रहा था और किसी ने मेरा पैर खींचने की कोशिश की। अगर ये सब और हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा यार। और मेरे कमरे में खून, हर जगह खून ही खून। मेरी हालत देखो जरा, मैं भी खून से लथपथ हो गई। कहाँ है खून? तेरी ड्रेस पर तो खून की एक छींट भी नहीं है। नेहा ने देखा तो सचमुच उसकी ड्रेस एकदम साफ थी। अरे ये कैसे हो सकता है? पर मैंने जो देखा वो सच था। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। हाँ यार, चलो यहाँ से। अरे रुक जाओ यार, तुम लोग पागल हो क्या? मेरे कमरे में तो कुछ नहीं हुआ। ये सब तुम्हारा भ्रम हो सकता है। चलो, मैं तुम्हारे कमरों में चलकर देखता हूँ। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उन्हें शांत करने की कोशिश की
और उनके साथ बाहर निकला। तभी एक विक्रम नाम का लड़का दौड़ता हुआ आया। तुम लोगों के साथ भी कुछ अजीब हुआ है क्या? मेरे दोस्त निशांत के साथ तो बहुत कुछ अजीब हो रहा है। वो बेड पर चीख रहा था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ हो रहा है और कुछ लोगों के साथ कुछ भी नहीं? तभी राजू अचानक से अजीब हरकतें करने लगता है। वो दीवार के पास जाकर अपना सिर जोर जोर से पटकने लगता है और बुरी तरह हंसता है, जैसे उस पर किसी का साया हो। राजू क्या कर रहा है? तुम लोग नहीं समझोगे, ये होटल ये हमें खा जाएगा। मोहन, इसे रोको, ये पागल हो रहा है। इससे पहले कि कुछ और हो, हमें इसे रोकना होगा। इसे कमरे में बंद कर देते हैं। विक्रम और मोहन जल्दी से राजू को पकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। समीर, नेहा और पूजा भी उसी कमरे में रुकते हैं। हमें पता करना होगा कि इस होटल में आखिर हो क्या रहा है। मुझे लगता है ये सब होटल की स्पेशल ड्रिंक की वजह से हो रहा है। तुमने ध्यान नहीं दिया? हम दोनों ने वो स्मूदी नहीं पी थी, इसीलिए हम ठीक हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हाँ, इसीलिए हमें जल्दी से किचन में जाकर देखना होगा कि इसमें क्या मिलाया जा रहा है। दोनों किचन की ओर बढ़ते हैं। किचन में घुसते ही उन्हें अजीब सी चीजें दिखती है, जैसे दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान, फर्श पर बिखरी हुई मोमबत्तियां और कुछ काले धागों में बंधी गुड़िया। ये सब क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी विक्रम अचानक से उसे पकड़ लेता है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे दोस्त। तुम भी अब हमारे खेल का हिस्सा बन चुके हो। विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? विक्रम जबरदस्ती मोहन के मुंह में वो स्पेशल ड्रिंक डाल देता है। मोहन कोशिश करता है कि वो उसे ना पिए, लेकिन अंततः वो उसे निगल ही लेता है। अचानक मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे हर चीज डरावनी दिखने लगती है। नहीं नहीं, मेरी बॉडी जल रही है, कोई मुझे बचाओ, बचाओ! मोहन चीखते चिल्लाते हुए किचन से बाहर भागता है। हर कोना, हर दीवार उसे हिलते डुलते और डरावने लगते हैं। वो जानता था कि ये सब हेल्यूसिनेशन था। मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा, वो भी फंस चुके हैं। मोहन अपने कमरे तक पहुंचता है और दरवाजा खोलकर पूजा, समीर, नेहा और राजू को बाहर निकालता है। मोहन, हमें यहाँ से बाहर ले चलो, ये जगह हमें मार डालेगी। जल्दी करो, ये होटल हमें निकल जाएगा। सब लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन होटल का मेन गेट बंद था। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जो पहले नहीं था। अचानक पूरे होटल में अंधेरा छा जाता है। ये क्या हो रहा है? हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम सब इस होटल के मेहमान हो, हमेशा के लिए। मोहन और उसके दोस्तों के चेहरे पर घबराहट थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि अब इस होटल से कोई बाहर नहीं जा सकता। होटल की दीवारें धीरे धीरे उनके चारों ओर सिकुड़ने लगती हैं, जैसे उन्हें कैद करने के लिए बढ़ रही हों। बचाओ! बचाओ! उनकी चीखें होटल की दीवारों से गूंजकर वापस आ जाती हैं और सब के सब हमेशा पागल होकर वहीं फंसकर रह जाते हैं।